ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आपका कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का इंट्रोडक्शन कल कर लिया था हमने। आज करेंगे इमरजेंस, किसका उदय कैसे हुआ। ठीक है, कैसे ये इमर्ज हुई। तो इसमें दो टर्म्स आती हैं, द टर्म प्री इंफॉर्मेशन एज एंड द पोस्ट इंफॉर्मेशन एज। यानी कि सूचना से पहले का युग, दो युग आ जाएंगे इसमें। और एक सूचना के बाद का युग, यानी कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, एक तो उससे पहले का टाइम बोला है, और एक जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, एक उसके बाद का टाइम बोला है। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन कम्युनिकेशन, नॉलेज डिसमिनेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दो युग बताए हैं इसमें। ठीक है। तो दो युग अलग अलग क्या है। प्री इंफॉर्मेशन एज, इसमें क्या आएगा, बिफोर द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जब आईटी का डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है। तो उससे पहले का जो होगा वो प्री इंफॉर्मेशन एज बोल दिया उसने, कि सूचना से पहले का युग है ये। ठीक है। और प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब ये डेवलप नहीं हुए थे, आईटी डेवलप नहीं हुई थी, तब जो प्राचीन तरीके थे कम्युनिकेशन के, उन पे निर्भर ज्यादा थे। ठीक है। और जो अपनी नॉलेज ट्रांसफर के लिए प्राचीन तरीकों पे ही निर्भर करते थे। ठीक है, कि जैसे प्रिंट की क्रांति थी, जैसे अखबार हो गया। ठीक है, तो इनके चिट्ठियां हो गई, इनके ऊपर डिपेंड ज्यादा थे उस टाइम पे, जब तक आईटी की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इसकी विशेषताएं क्या है। डोमिनेंस ऑफ ओरल ट्रेडिशन, कि कोई और माध्यम था नहीं, तो मौखिक तौर पे मतलब बातचीत करके एक दूसरे से जो नॉलेज का है वो ट्रांसफर करते थे, सूचना देते थे। ठीक है। और लिमिटेड एक्सेस था। लिमिटेड एक्सेस क्या था, क्योंकि एक ही लोकेलिटी की आसपास के लोगों से फेस टू फेस मिला जा सकता है। ठीक है। और उसी जितने लोगों से, जितने कम लोगों से मिला जाएगा। ठीक है। और उस संसाधन भी ऐसे नहीं थे कि दूर तक ट्रेवल किया जा सके। तो जितना लिमिटेड लोगों से एक्सेस था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी लिमिटेड मिलती थी उनको। ठीक है। और फिर आगे है प्रिंट क्रांति, प्रिंट रिवॉल्यूशन। और ये, लेकिन ये भी क्या है, स्लो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। कि जैसे मान लिया जब चिट्ठी लिखना शुरू हुआ, तो आज चिट्ठी लिखी है तो एक सप्ताह के बाद वो घर पे पहुंचती है, या फिर किसी ऑफिस में पहुंचती है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, तो बहुत स्लो प्रोसेस है ये। ठीक है। तो ये है आपका प्री इंफॉर्मेशन एज। इसके बाद पोस्ट इंफॉर्मेशन एज। पोस्ट इंफॉर्मेशन एज में क्या आएगा, कि जो आईटी के डेवलपमेंट के बाद का युग जो भी है, जिसमें सारे रेडियो या टेलीविजन ये सब कुछ आ गए हैं। ठीक है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, कि जो जब आईटी डेवलप हो गई। ठीक है। और डिजिटल मीडिया का उदय हो गया सिग्निफिकेंटली altering हाउ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड, शेयर्ड एंड कंज्यूम। कि अ, जैसे जैसे मतलब जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन क्रिएट होती थी, जिसके माध्यम से शेयर होती थी, और जिसके माध्यम से समझी जाती थी, वो सब कुछ में एकदम से बदलाव आ गया उस चीजों में। ठीक है। विशेषताएं क्या है इसकी। एक तो डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल संचार है ये। ठीक है। और यूजर जनरेटेड कंटेंट है, यानी कि जैसे मान लिया अभी आप जैसे यूजर हो, तो आप भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। पहले क्या था, कि कुछ स्पेसिफिक सेंट्रलाइजेशन कर रखा था, कि जो वो टीवी पे दिखाएंगे वही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप उसमें कुछ भी अपना ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो सब कुछ आपके लिए ओपन है। ठीक है। और उस पे आप कुछ भी, आपकी जो नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो अपनी तरफ से शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो ये यूजर जनरेटेड कंटेंट हो जाएगा आपका। ठीक है। डाटा एक्सप्लोजन, कि मतलब जब आईटी की डेवलपमेंट हो गई, तो एकदम से डाटा क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, मतलब एकदम से इतना डाटा आने लग गया, क्योंकि यूजर जनरेटेड, कि लोगों के पास पहुंच पहुंच गई है अब। ठीक है। कि मतलब जो कॉमन पीपल हैं वो भी अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जो पहले उनके पास सुविधा नहीं थी। ठीक है।
क्योंकि कोई न्यूज़पेपर कंपनी है वो कोई एक या दो कंपनी चला सकती है, हर एक कोई अपने घर में तो न्यूज़पेपर छापना शुरू कर नहीं सकता। ठीक है। लेकिन अब फोन आ गया है, डिजिटल कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं, तो सबके पास अपना फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है घर पे, तो वो अपना डिजिटली इंटरनेट का प्रयोग करके और जो भी जानकारी है उसको शेयर कर सकते हैं। तो डाटा का एक्सप्लोजन हो गया एकदम से। ग्लोबलाइजेशन यानी कि उसका वैश्वीकरण, कि पूरे विश्व में आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लोकेलिटी में अपनी बात, आपकी बात सीमित रह जाएगी, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ये जाएगी तो आपके पूरा विश्व में वो बात पहुंचेगी, कोई भी उसको देख सकता है। ठीक है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब व्यक्तिगतकरण, कि एक आदमी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है, और कस्टमाइजेशन मतलब अपने अनुकूल उसको एडिट कर सकता है उस कंटेंट को। ठीक है। कि मान लो कोई उसने चीज पढ़ी, ठीक है, या फिर कोई नॉलेज उसको मिली, उसको कुछ उसमें हिस्सा पसंद नहीं आया उसका, तो अपने अकॉर्डिंग उसने उस हिस्से को हटा दिया और जो अपनी मर्जी का था वो ऐड कर दिया। तो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकता है, अनुकूल बना सकता है उसको। ठीक है। तो ये है पोस्ट इंफॉर्मेशन एज। फिर मीडिया एज, इमरजेंस ऑफ मास मीडिया। ठीक है। अब ये दो युग में या फिर इरा में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। मेनली, वैसे तो बहुत सारे इसके अलग अलग युग चले हैं। तो दो कौन से हैं इसके, एक है प्री मॉडर्न और एक पोस्ट मॉडर्न, यानी कि पूर्व आधुनिक और उत्तर आधुनिक। ठीक है। इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहले दो युग जो आएंगे वो प्री मॉडर्न में आएंगे, और उसके बाद के थर्ड और तीसरे के बाद से जो भी युग आएंगे वो सब पोस्ट मॉडर्न में आएंगे। ठीक है। तो अब पहले है इसमें फर्स्ट मीडिया एज। प्री मॉडर्न का पहला है ये फर्स्ट मीडिया एज। इसको प्रिंट एज भी बोला है, कि मतलब जब कम्युनिकेशन की जो शुरुआत मानी गई है, वो मानी गई है जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आ गया था। उससे पहले वाले को कम्युनिकेशन में गिना ही नहीं गया है। ठीक है। तो यानी कि कब इनिशिएट हुआ है ये, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, किसने किया है, जोहानस गुटेनबर्ग ने 1440 में। ये इंपॉर्टेंट है। तो तब जो पहला मीडिया युग था वो आया, जिसको प्रिंट एज भी बोला है, दूसरा नाम इसका। ठीक है। कब था ये, 15वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। इसी के माध्यम से संचार चला है। ठीक है। डोमिनेटेड बाय प्रिंट मीडिया, यानी कि ये जो 5 शताब्दियां हैं, 15 से 20, इनमें प्रिंट मीडिया का क्या रहा है, प्रभुत्व रहा है, प्रधानता रही है इसकी। ठीक है। और छोटे मोटे मैगजीन्स वगैरह बीच में आते रहे, लेकिन प्रिंट मीडिया, वो भी एक तरह से प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। लेकिन जो न्यूज़पेपर है स्पेशली इसमें, तो उसका एक बड़ा रोल रहा है। तो इंफॉर्मेशन वाज डिससेमिनेटेड लीनियरली। जो इंफॉर्मेशन है वो किसके रूप में प्रसारित प्रसारित हुई, एक लाइन के रूप में। और लीनियर का मैंने आपको मतलब बताया था, कि मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी इंफॉर्मेशन, आप वापस तुरंत उसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है। और जब प्रिंट मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन स्टार्ट था, तो लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, कि यानी कि उसको समझने के लिए पहले लोगों को अक्षर ज्ञान का होना जरूरी है। तो वो उसको जैसे जैसे कुछ को तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, या फिर कुछ को सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो पढ़ाई करनी पड़ी उनको। तो लिटरेसी रेट को, मतलब एक तरह से जो ये फर्स्ट या फिर प्रिंट एज था, इसने एक क्या किया, मोटिवेट किया लिटरेसी रेट को बढ़ाने में। ठीक है। तो लीडिंग टू इंक्रीज्ड पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कि जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको अवेयर करने में, मतलब पब्लिक को अवेयर करने में, पब्लिक को जागरूक करने में इसने महत्वपूर्ण रोल निभाया है, और एजुकेट करने में भी प्रिंट एज ने। ठीक है। कि पहले लोग आपस में बातचीत करके जो भी इंफॉर्मेशन थी वो शेयर कर लेते थे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। जो कि अक्षर ज्ञान चाहिए, कि उसको स्पेशल इसी टाइप में मैंने अपनी बात बोलनी है तभी समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही प्रिंट एज आया, तो वो इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए उनको अक्षर ज्ञान की जरूरत पड़ी। तो इसलिए उसने लोगों को अवेयर किया कि अब पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट मीडिया एज। फिर आपका दूसरा है सेकंड मीडिया एज, इसको बोल दिया ब्रॉडकास्ट एज, दूसरा नाम इसका। ये शुरुआत में, यानी कि अर्ली 20th और लेट
20th सेंचुरी के बीच में ये युग चला है। इसमें क्या हुआ, रेडियो और ब्रॉडकास्ट, मतलब जो इसमें आपका रेडियो और टेलीविजन आ गया। तो ये आविष्कार हो गया था इसमें कि 1920 में होगा रेडियो का आविष्कार, और 1950 में हो गया टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है, उसके बाद जो इसने इसके मास मीडिया में जो भी चेंजेस किए, तो वो आ जाएंगे आपकी सेकंड मीडिया एज में। ठीक है, कंटेंट वाज प्रोड्यूस्ड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रॉडकास्टर। अब पहले आपने देखा होगा, अगर याद हो तो पहले दो ही चैनल आते थे, एक डीडी नेशनल और एक डीडी न्यूज। दो ही आते थे, लिमिटेड थे ब्रॉडकास्टर्स। ठीक है, और जो ब्रॉडकास्ट था, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंचानी थी वाइड ऑडियंस तक, कि बहुत सारे ऑडियंस हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल था, कि वो दो चैनल के मालिक या फिर जिनका उनके पास कंट्रोल था, वो जो चाहे उसमें दिखा सकते थे। ठीक है, बस उन्हीं के पास कंट्रोल था उसका। जो कंज्यूमर है वो बस रिसीव करता था इंफॉर्मेशन को। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था उसकी क्रिएशन में, जो भी उस ब्रॉडकास्ट की जा रही है चीजें। ठीक है, कोई मूवी है, कोई न्यूज है, तो उसकी क्रिएशन में पार्टिसिपेशन नहीं था कंज्यूमर का। मतलब जो उपभोक्ता है, जो उसका यूज कर रहा है, जैसे हम टीवी देखते थे तो हम बस देख के खुश हो लेते थे, देख के जानकारी ले ली बस, उसमें ना कुछ हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते थे कि ये चीज हमें पसंद नहीं आई है, इसको चेंज करो, या फिर ना कुछ अपनी पसंद का उसमें ऐड करवा सकते थे। बस उसको देख सकते थे, हम रिसीव कर सकते थे इंफॉर्मेशन को, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते थे। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल था इसका, यानी कि केंद्रीकृत नियंत्रण, कि किसी के नियंत्रण में है, जो वो चाहेगा वही दिखेगा उस टाइम टीवी पे। कि ठीक है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रॉडकास्टर्स थे इसमें। तो ये था आपका सेकंड मीडिया एज या फिर ब्रॉडकास्ट एज। और प्री मॉडर्न यहाँ पे होगा खत्म। इसके बाद आता है आपको पोस्ट मॉडर्न। इसमें पहला थर्ड मीडिया एज, जिसको डिजिटल एज भी बोला गया है, कि लेट 20th सेंचुरी से और आज तक जो चल रहा है वो थर्ड मीडिया एज चला हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उदय हो गया है। इंटरनेट आ गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या हो गई, अब आसानी से मिलने लग गई, कि जो भी आपको चाहिए गूगल पे सर्च करो मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, किसी वेबसाइट को विजिट करो तो उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इसमें मेन था वो था वेबसाइट्स का, कि थर्ड मीडिया एज में वेबसाइट्स का ज्यादा प्रचलन था, कि वेबसाइट पे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ठीक है, वेबसाइट या फिर कोई ब्लॉग बना के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ठीक है, ये वेबसाइट तक ही सीमित था, कि आपको बस लिखित जानकारी जैसे कोई वेबसाइट पे डाल देता है तो वैसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, लेकिन डाल कोई भी सकता था उसमें। और आसानी, कोई जिसके पास भी इंटरनेट होता था वो आसानी से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता था। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब अपनी वेबसाइट बना के लोग इंफॉर्मेशन डालने लगे इंटरनेट पे, तो ये उदय हो गया यूजर जनरेटेड कंटेंट का। कि मतलब जो यूजर है, जैसे आप हो, मैं हूँ, यूजर है हम। ठीक है, हम क्रिएटर नहीं है, लेकिन अब हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट करने लग गए हैं। तो यूजर जो है वो जनरेट करने लग गया कंटेंट को, तो वो अपना वेबसाइट बना के या फिर एप्लीकेशन बना के डालने लग जाए। तो ये उसकी शुरुआत थर्ड मीडिया एज से हो गई थी। ठीक है, कि वेबसाइट बना के डालना शुरू कर दिया था। अलाउज कंज्यूमर टू बिकम क्रिएटर्स, कि जो कंज्यूमर है उसको क्रिएटर बनने का अवसर मिल जाता है इसमें थर्ड मीडिया एज में, विद ए शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज मीडिया प्रोडक्शन। कि जो केंद्रीकृत था, कि किस कुछ लोगों के पास अधिकार था बस इंफॉर्मेशन शेयर करने का, सूचना प्रसारित करने का, वो अब सेंट्रलाइज नहीं रहा, वो अब डिसेंट्रलाइज, किस केंद्र बिंदु से वो हट गया है। अब सबके पास एक्सेस है उस चीज का, कोई भी उसको वेबसाइट बना के डाल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड मीडिया एज, जिसमें वेबसाइट्स तक, यानी कि आप कुछ भी अपनी साइट बना के उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है, फिर आ गया आपका फोर्थ मीडिया एज, जिसको सोशल मीडिया एज भी बोला गया। ठीक है, और ये स्टार्ट हो गया है आपका अर्ली 21st सेंचुरी से, और ये भी आज तक चला हुआ है। यानी कि आज के टाइम पे दो युग चले हुए हैं, थर्ड मीडिया एज भी और फोर्थ मीडिया एज भी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सोशल मीडिया एज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की का उदय हो गया। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो जब इस पे हो गया, तो इसमें अब रियल टाइम कम्युनिकेशन, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कि जो
थर्ड मीडिया एज था, उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं था कि आपने इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट बनाई, इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल दी। अब वो जो यूजर है वो आज पढ़ता है, कल पढ़ता है, परसों पढ़ता है, ठीक है, रियल टाइम में कम्युनिकेशन नहीं था वो, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो उस तक पहुंच जाएगी लेकिन रियल टाइम में नहीं। अब सोशल मीडिया में क्या हुआ, आज आपने कोई वीडियो डाली या फिर फोन कर लिया, वीडियो कॉल कर ली, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है। और इसमें भी क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट है। तो ये है आपका फोर्थ मीडिया एज, ठीक है। तो इसके बाद है आपका फिफ्थ मीडिया एज। फिफ्थ मीडिया एज क्या है, पोस्ट डिजिटल, कि डिजिटल के बाद का जो युग आएगा, ये इमर्ज कर रहा है अभी, ठीक है, इसकी उभरता हुआ है ये, इमर्ज नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से। कि जैसे जो एआई टेक्नोलॉजी है आपकी, एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें आएंगी ना, वो आ जाएगा इसमें, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें अभी अपने विकास में है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। तो वो जो एज है, ये अभी चल रहा है, मतलब इमर्ज हो रहा है, उदय हो रहा है इसका, ठीक है। तो इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल मीडिया विद फिजिकल एक्सपीरियंस, कि अपने फिजिकल एक्सपीरियंस को मर्ज करने लग गए ना अब लोग इसमें, एआई में। फोकस ऑन पर्सनलाइजेशन एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस, कि पर्सनलाइज सब कुछ उनको अपनी मर्जी का चाहिए, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार चाहिए। तो इस पे ज्यादा फोकस है इसका, ठीक है। अब वर्चुअल रियलिटी क्या है, कि घर बैठे आप स्कूल में, आपको ये फील आएगा कि आप ऑफिस में जाके ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। घर से ही सब कुछ चलेगा, क्योंकि ऑफिस जो हो रहे हैं वो वर्चुअल शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। कि वर्चुअल आपके ऑफिस बन रहे हैं, आपको घर में एक कमरे में बैठना है, बस वो गूगल लगाना है, उसी से आप बच्चे पढ़ाई करेंगे आगे, कि या उनको लगेगा कि मैं क्लास में बैठा हूँ, उसी से ऑफिस में जाएंगे, उसी से ड्यूटी करेंगे, उसी से सामान लेके आएंगे, सब कुछ उसी पे चलेगा, ठीक है, वर्चुअली चलेगा। बैठे कमरे में है लेकिन आपको फील आ रहा है कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज अभी इमर्जिंग है, अभी पूरा डेवलप नहीं हुई है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फिफ्थ मीडिया एज, पोस्ट डिजिटल एज। फिर कुछ कॉमन टर्म्स हैं मास मीडिया की, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अलग अलग है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, ठीक है, तो अलग अलग समझेंगे इनको। तो पहला है इसमें प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा वैसे बता दिया था आपको क्या है, कि जैसे मान लिया कोई भी नेता है, कोई भी पॉलिटिशियन है, वो अपने एजेंडे को साबित करने के लिए, ठीक है, या फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा सेट करता है, प्रचार करता है, ठीक है, कि लोग उसकी बातों में आ जाएं और उसको वोट दें। तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है, ये आ जाएगा प्रोपेगेंडा में, कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस परसुएशन टू इन्फ्लुएंस, कि इसका मकसद क्या है, ऑडियंस को प्रभावित करना, ऑडियंस को मनाना, ठीक है। और प्रोपेगेंडा कैन बी यूज्ड इन मीडिया टू इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, कि जैसे प्रोपेगेंडा, कोई भी एड चलती है उसमें उनका मकसद क्या है, कि वो आपके सामने एक एजेंडा सेट करते हैं, ठीक है, कि आप उनकी बात को समझ जाओ और जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी है वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और उसको आप आपके इमोशंस से उसको जोड़ दें। अभी देखा होगा ना आपने, कि जैसे कोलगेट की अगर एड आती है, तो क्या आता है उसमें, कि छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों को दिखाते हैं उसमें, कि छोटे बच्चों के दांत भी कितने मजबूत हैं और बुढ़ापे में भी कितने मजबूत हैं। तो लिंक कर दिया उन्होंने, कि मतलब आपके जन्म की स्टार्टिंग से और आपके मरने के दिन तक कोलगेट आपका साथ देगी, दांतों को स्वस्थ रखेगी। तो इमोशनली कनेक्ट करती है पीछे से, ठीक है। तो ये जो चीजें आती हैं, ये आती हैं प्रोपेगेंडा में, ठीक है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कि परसुएशन टू इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस, ऑडियंस और इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर ये टर्म्स आपको दिख जाती हैं तो वो क्या है, प्रोपेगेंडा। फिर है सबलिमिनल कम्युनिकेशन, यानी कि अचेतन संचार। अब सब लाइम का क्या मतलब होता है, सब लाइम का एक तरह से ये लगा लो सोया हुआ, ठीक है, मतलब जो सो रहा है। तो सब लाइन कौन सी कम्युनिकेशन होगी, जो अचेतन है, कि मतलब सबकॉन्शियसली काम कर रही है वो, ठीक है। कि मान लिया अब कोई क्रिकेटर है या फिर कोई एक्टर है, वो ज्यादा ही फेमस हो जाए, कुछ उसकी मूवी अच्छी चली जाए, तो आपने देखा होगा 2-3 दिन के बाद उसी की एड आने लग जाती है, ठीक है। और उसकी एड में ये कम देखेंगे लोग,
मतलब ये ध्यान कम देंगे कि ये किस चीज की ऐड कर रहा है, उस हीरो या फिर उस क्रिकेटर के ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा। लेकिन पीछे से सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है कि जिस प्रोडक्ट की वो ऐड कर रहा है, उस प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियसली पहुंच जाती है, अवचेतन रूप से पहुंचा देते हैं वो। ठीक है। तो ये होता है सबलिमिनल कम्युनिकेशन, कि आपको पता भी ना चले और आपके पास उस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच जाए। ठीक है। तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है, उस तरह का जो मास मीडिया का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सबलिमिनल कम्युनिकेशन। कि दिखाया कुछ और आपके दिमाग में घुसा दिया कुछ और। ठीक है। हिडन वर्ड्स और इमेजेस, की छुपी हुई जानकारी जो होगी। ठीक है। अभी देखा होगा आपने कि जैसे ऐड चलती हैं, ये क्या आते हैं, ये केसरी, केसरी, विमल केसरी वगैरह, ये आते हैं। तो मतलब इसमें दिखाते हैं आपको इलायची, कि इलायची है इसमें, और केसर है, ऐसा कुछ दिखाते हैं इसमें। लेकिन होता क्या है असल में, वो आपको ही पता है कि गुटखा होता है वो। ठीक है। कि वो छुपा हुआ मैसेज है, छुपी हुई इमेज है उसमें। ठीक है। जो आपके तो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। जुबान केसरी सर, जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी। हाँ हाँ हाँ, वही चीज। ठीक है। मतलब उसमें दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको पता है, देखते देखते भी आपको पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है। लेकिन सबको वो दिमाग में होगी, क्योंकि दिन में कोई 50 100 बार वो ऐड देखते हो आप। ठीक है। दिमाग में घुसा दिया है सबके कि ये इस चीज की ऐड ये एक्टर करता है, तो ये चीज अच्छी होगी। ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो सबलिमिनल कम्युनिकेशन है, कि मतलब आपको पता भी ना चले और उस प्रोडक्ट की जानकारी आपके दिमाग में घुस जाए। फिर तीसरा है इसमें कंडेंसेशन सिंबल। कंडेंसेशन सिंबल का क्या मतलब है, कि जो भी एक कोई शब्द है आपके, कि मतलब कुछ भी ऐसी ट्रिक का यूज करना, कुछ भी ऐसे शब्दों का यूज करना ऐड में, कि जो आप बिल्कुल इमोशनली अटैच हो जाओ उससे। ठीक है। कि जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कि आजकल जो एड्स में चलता है कि प्रकृति और आयुर्वेद का इसके मिश्रण है इसमें। ठीक है। या फिर कुछ कंपनियां यूज करती है मेक इन इंडिया का प्रोसेस, कि भारत में निर्मित कुछ, जैसे टाटा नमक ने अपना एक लोगो या फिर टैगलाइन यूज की थी, टाटा नमक देश का नमक। तो मतलब इस तरह की जो लाइंस बनती हैं, कुछ सब स्पेसिफिक शब्द उठा लिए, जो बिल्कुल सीधा कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ। ठीक है। उनके अंदर से जगा देते हैं कि नहीं, अब तो लेना है तो यही लेना है, यही देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब उस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको जगा दें वो लाइंस। तो ऐसे लाइंस का यूज करना और अपनी बात मनवा लेना, ये होते हैं कंडेंसेशन सिंबल, संक्षेपण। कि संक्षेप में अपनी बात कह दी और आप तक बिल्कुल मतलब जो आपके अंदर से जो वैल्यूज थी और जो उत्तेजना थी उसको जगा दिया। ठीक है। जैसे किसी भी एड में अगर तिरंगे का अगर यूज कर लिया जाए, इंडियन फ्लैग का, तो वो भी क्या हो जाएगा, मतलब एकदम से ध्यान आपका खींच लेगा वो। ठीक है। तो वो उस तरह के सिंबल जो यूज करना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन सिंबल। फिर है मीडिया अपील। कि मीडिया में कोई भी आप अपील करोगे। ठीक है। कि हमारा प्रोडक्ट मान लिया कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है। अब एक तो है उसका कि आप पूरी उसकी डिटेल बताओ कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं है, कलर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। मतलब इतनी सारी डिटेल देके कि आप एक प्रोडक्ट के जरिए आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की सोचो अपने प्रोडक्ट की तरफ, उसको मतलब उस तरह का जो कम्युनिकेशन है उसको बोला है मीडिया अपील। कि जैसे इसमें कई टाइप की एडवर्टाइजिंग अपील हो जाएंगी। इसमें पहला है रेशनल अपील। रेशनल अपील जो मैंने अभी आपको बताई, कि पूरी जानकारी देके, मतलब पूरा उसको तर्क देके अपनी बात को बताना कि हम ये चीज, मतलब क्यों आपको ये चीज प्रेफर क्यों करनी है। ठीक है। कि इसमें 0 कैलोरी है, 0 शुगर है, शुगर फ्री है। इस तरह की जो भी चीजें हैं, कि प्रोडक्ट की पूरी डिटेल बताना, कि किसको ये कंज्यूम करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, और इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो उसको बोलते हैं रैशनल अपील। म्यूजिकल अपील, यानी कि कोई म्यूजिक सिस्टम का माध्यम का यूज करके कोई अपील करना, या फिर किसी अपने म्यूजिक को प्रमोट करना। तो दोनों तरह की इसमें जो अपील आएंगी, वो आ जाएंगी म्यूजिकल अपील में। अब सेक्सुअल अपील है। सेक्सुअल अपील में कि जैसे मान लिया अपोजिट जेंडर का, जब वो कनेक्ट करते हैं ना, कि मतलब कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, कि जैसे कुछ डीओ की एड ऐसी सेंट आती है, वगैरह सर। हाँ परफ्यूम की एड ऐसी आती है कि परफ्यूम लगाने से लड़का या लड़की अट्रैक्ट होते हैं आपस में। ठीक है। तो उस तरह की जो अपील है,
कि मतलब एक जेंडर की अपोजिट सेक्स के साथ जोड़ दिया उस प्रोडक्ट को उन्होंने, तो वो हो जाती है सारी सेक्सुअल अपील। ह्यूमर अपील की कोई खुश मिजाज या फिर हंसी मजाक से किसी चीज को जोड़ दें, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को उससे जोड़ दिया तो वो हो जाएगी ह्यूमर अपील। कि कोई भी जैसे कुछ प्रोडक्ट की एड ऐसी होती है कि जो देख के हंसी भी आ जाए, ठीक है, तो लेकिन जिस जो चीज आपको हंसा देगी वो चीज आपको याद रहेगी, तो वो उस तरह का कंटेंट जिस प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया उसको बोल दिया ह्यूमर अपील। फिर इमोशनल अपील, कि जो आपको इमोशनली इफेक्ट करे, कि जो आपको भावनात्मक रूप से जो आपको जोड़ दे जिस चीज से, कि कोई भी ले सकते हो प्रोडक्ट, ढेर सारी एड्स आती हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जो आपकी भावनाओं को प्रभावित करे वो सारी आ जाएंगी इमोशनल अपील में। फिर स्कारसिटी की अपील, कि जैसे मान लिया कुछ कमी हो आपके घर में, ठीक है, मान लिया जैसे मान लिया पैसे की कमी है, और टीवी में बार बार ऐड आ जाए कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है, इतने टाइम में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ठीक, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, है ना, या फिर ये स्कीम है LIC की, ये उस चीज की स्कीम है, इससे आपका कम टाइम में पैसा बन जाएगा। तो मतलब जो जिस चीज की आपके घर में कमी होगी उस चीज की एड आपको बिल्कुल कनेक्ट कर जाएगी जिस चीज की आपके घर में कमी होगी, स्कारसिटी होगी, ठीक है। मान लिया खुशी की कमी है, शांति की कमी है, तो कुछ ऐसी एड्स आएंगी कि जैसे मान लिया कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ घूमने से जो मन की शांति है वो प्राप्त होती है, ठीक है, तो और यहाँ घूमना है तो इस एजेंट से संपर्क करो, इस टूर एंड ट्रैवल से, इस एप्लीकेशन पे जाके बुक करो अपना होटल, ठीक है। तो जो मतलब जिस चीज की कमी होगी वो चीज आपको कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गई मीडिया अपील। फिर इसके बाद आपका पब्लिक रिलेशन की जन संपर्क। पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब है, कि जैसे मान लिया कोई भी क्रिकेटर है, एक्टर है, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, कुछ कुछ भी है, ठीक है, वो क्या रखते हैं अपने पास, हायर करके रखते हैं स्टाफ को, कि जो उनकी बस पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, कि बाहर मेरी कैसी इमेज है इस चीज का ध्यान रहे, मतलब कि उस चीज के ऊपर ही हमें फोकस करके चलना है कि बाहर मुझे कैसा दिखना है समाज में, ठीक है, और वो उस इमेज लगातार बनाए रखना, तो उस चीज के लिए मेंटेनेंस जो करते हैं वैसा स्टाफ हायर करते हैं आजकल लोग, सेलिब्रिटी, ठीक है। तो यानी कि पब्लिक रिलेशन, कि जैसे मान लिया कोविड टाइम पे जो ये है एक्टर है सोनू सूद, ठीक है, उसने अब खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया पब्लिक के सामने, मतलब लोगों के साथ उसने रिलेट किया, जनसंपर्क किया उसने, कि अब उसकी इमेज ऐसी है कि वो मतलब ऐसा डाउन टू अर्थ बंदा है बिल्कुल, है ना, कि सबकी हेल्प करता है, सबकी मदद करता है। तो ऐसी ही इमेज उसने आज तक भी बना रखी है अपनी। तो हर एक एक्टर और जो सेलिब्रिटी है उनकी अपनी एक इमेज होती है जो वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर वो स्टाफ होता है, कैमरामैन होते हैं जो उनको उस सिचुएशन में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो वो मतलब जैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं पब्लिक को, तो वैसी इमेज बना के रखना और वैसा उनके लोगों के साथ संपर्क करना, ये आ जाता है पब्लिक रिलेशन में। कि पब्लिक रिलेशन इज द डिसिप्लिन विद द एम ऑफ अर्निंग अटेंडेंट अंडरस्टैंडिंग, कि लोगों की समझ को ध्यान में रखते हुए उनकी ध्यान अपनी तरफ खींच लेना, उनका सपोर्ट लेना, ठीक है, अपना एक अच्छा नेचर दिखा के। अब मान लो कोई भी एक्टर है जो किसी की मदद कर रहा हो और आपके मन में उसकी इमेज है कि ये अच्छा है, तो आप तुरंत उसके पास पहुंच जाओगे उसकी मदद करने के लिए, उसका सपोर्ट करोगे उस चीज में, ठीक है। और और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसिंग ओपिनियन, कि जो भी उनका ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस करता है उसमें, कि मतलब पहले अगर किसी चीज के बारे में आप गलत सोचते हो किसी इंसान के बारे में, और किसी टाइम पे आप उसको कुछ अच्छा हुआ कुछ अच्छा करता देख लो, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल आपको दिखाने के लिए ही वो अच्छा करके दिखाए, तो लेकिन तुरंत आपको वो चीज समझ में ना आए कि ये मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन आप उस चीज को देख लो कि इसने ये अच्छा काम किया, तो तुरंत उसको आपका जो ओपिनियन है उसके बारे में वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, आपका व्यवहार बदल जाएगा उसके साथ। तो ये चीज है पब्लिक रिलेशन, ठीक है। और ये क्या चीज होती है, ये पब्लिक रिलेशन प्लान्ड होती है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन कहीं भी पहुंच जाओ और झाड़ू लगाए और कैमरा कैप्चर कर लेगा आपको, ठीक है। ये प्री प्लान होती हैं चीजें,
कि आज वहां जाना है और कैमरा भी वहां पहुंच जाए, और वो जो उसका एक्ट है वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। तो प्री प्लान होंगी, सारी प्लान चीजें होती हैं, और सस्टेन्ड एफर्ट, ये मतलब लगातार कोशिश करते रहनी पड़ती है उनको। ठीक है। लगातार महीने में 10 दिन में वो वीडियो एक डालनी पड़ती है कि हम लोगों के संपर्क में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है। सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन गुडविल, कि जो लोगों में उसकी गुडविल गई है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार उसको प्रयास करते रहना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन थोड़ा सा टाइम निकला और भूल जाएंगे लोग। ठीक है। तो लगातार एक सोशल मीडिया के जरिए उसको संपर्क करना पड़ेगा लोगों के साथ। ठीक है। अपनी वीडियो पहुंचानी पड़ेगी, जो भी उसके काम चल रहे हैं उनके बारे में, जिससे जो लोगों के अंदर गुडविल है उसकी वो बनी रहे। ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक, ये जो संगठन है और जो लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में आपसी समझ स्थापित होगी इससे, और जो पब्लिक रिलेशन बन जाएगा तो। ठीक है। फिर इसके बाद है सिलेक्टिव एक्सपोजर। सिलेक्टिव एक्सपोजर का क्या मतलब है? ठीक है। कि जो आपको चीज चाहिए उसको सिलेक्ट करो, और जो आपको नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड करो। ठीक है। यानी कि जैसे मान लिया कोई ऐसी न्यूज चल रही है कि जो जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, जैसा सोचते हो, और वैसा ही कुछ टीवी में दिख जाए आपको, मतलब जो आपके विचारों का समर्थन कर दे कि अच्छा मैं भी तो यही बोल रहा था, ठीक है, और देखो टीवी में भी यही बोल रहे हैं, तो वो आपको क्या करेगी, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लोगे आप। ठीक है। और जो आपके विचारों के विपरीत आ जाए, कि जैसे मान लिया कोई आपने बात बोली हो, ठीक है, और आपके घर में कोई बोल दे कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है, और टीवी में भी वही आ जाए कि नहीं ये बात ऐसी थी ही नहीं, तो आप तुरंत उस चीज को खंडन कर दोगे कि हाँ इसको क्या पता है कि ये चीज कैसे होगी। ठीक है। तो वो सिलेक्टिव एक्सपोजर, कि मतलब आप उतना ही एक्सपोज होगे जितना आप जो आपको विचारों से सहमति रखेगा, और जो आपके विचारों का खंडन करेगा उसको आप डिस्कार्ड कर दो कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। ठीक है। कि जो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है, ठीक है, जो मुझे गलत बता रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। ठीक है। तो वो चीज हो जाएगी सिलेक्टिव एक्सपोजर। फिर कॉन्सोनेंस, संगति। कॉन्सोनेंस क्या है? कि एक संदेश या फिर किसी वैल्यू के ऊपर, ठीक है, कि आप कितना ध्यान देते हो, ठीक है, कितना उसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, किस अमाउंट में कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है। पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, या फिर आपने जैसे मान लिया कोई मूवी देखी इमोशनल, ठीक है, उसमें थिएटर में बैठे और रोने लग गए मूवी इमोशनल सीन आते ही। ठीक है। थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गए जब हंसी खुशी वाला सीन आया, लेकिन कुछ ऐसा हो कि नॉर्मल कंडीशन तो यही है कि कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन जो अब नॉर्मल कंडीशन वो क्या है, कि बाहर आ गए थिएटर से तब भी रो ही रहे हैं, घर आ गए तब भी रो रहे हैं। ठीक है। यानी कि मतलब जो अमाउंट ऑफ मतलब डिग्री ऑफ एग्रीमेंट था कि इतने टाइम तक इमोशनल करके रखना था जनता को, वो एक लिमिट से ज्यादा ही बढ़ गया। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता, कि जितने जिस चीज को ध्यान की जरूरत है, जितनी अटेंशन की जरूरत है, उतनी ही अमाउंट में उसके सहमति दिखाई जाए, और उतना ही अमाउंट में उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस। ठीक है। कि जैसे मान जैसे लिया, कश्मीरी फाइल्स आई थी, कश्मीरी फाइल्स, उससे काफी लोग इमोशनल हो गए थे। हाँ, उसका तो जानकारी नहीं है मुझे उसके बारे में तो। ठीक है। मेन बात है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कि डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए मैसेज एंड द एग्जिस्टिंग बिलीफ्स, कि मतलब जो आपकी बिलीफ्स हैं पहले से, ठीक है, कि मतलब आपने कोई धार्मिक मान्यताएं भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है, कोई आपके मौलिक जैसे मान लिया कुछ आपकी खुद के भी वैल्यूज होती हैं कि मुझे ऐसे जीवन जीना है। ठीक है। कुछ आपका टेम्पलेट होता है ऐसा कि मुझे ये चीज नहीं करनी है अपनी लाइफ में, और ये चीज और बढ़ चढ़ के करनी है ये। ठीक है। और जो सूचना है वो उनके बीच में एक तरह से एग्रीमेंट है कि वो उस चीज को कितना प्रभावित करती है। ठीक है। अगर वो उस चीज को ज्यादा प्रभावित करती है तो वो कॉन्सोनेंस में नहीं आएगी। अगर वो मतलब मैच करती है वाइब्स उससे, तो वो आएगी आपकी कॉन्सोनेंस। ठीक है। और मीडिया क्या करती है इससे, कि एक इमेज क्रिएट करती है, या फिर मन में एक इमेज क्रिएट कर देती है कॉन्सोनेंस के थ्रू, कि मतलब जिससे आपकी भावनाएं भी आहत ना हो, और आपको बात भी समझ में आ जाए। ठीक है। अब मान लियो कि कोई भी धर्म है, कोई भी एक धर्म ले लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, अगर इसके भी अगेंस्ट अगर मीडिया में मतलब कोई एड चलेगी, कोई प्रचार चलेगा, कोई प्रोपेगेंडा चलेगा, तो तुरंत लोगों में क्या हो जाएगा,
आक्रामकता बढ़ जाएगी, उस चीज का विरोध करने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो मीडिया इस चीज का ध्यान रखती है कि क्या उसको दिखाना है, कि मतलब एक थोड़ा थोड़ा डोज देना, जिसको बोलते हैं ना, कि थोड़ा थोड़ा डोज दे दे के वो चीज घुसा देना मन में। तो वो होती है कॉन्सोनेंस, कि थोड़ा थोड़ा एग्रीमेंट करते हैं वो। ठीक है। जब उसकी आदत हो जाए फिर अगली डोज देते हैं। ठीक है। तो वो चीज है कॉन्सोनेंस। फिर है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का क्या मतलब है, कि जैसे मान लिया अगर कोई सोसाइटी में रहता है या फिर गांव में भी चौकीदार होते हैं, अगर वो कोई गेट के गांव के बाहर बैठा है और गांव उस पर गेट लगा है, तो वो क्या करता है गेट कीपर, कि फिल्टर करता है कि कौन इस गांव में आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। ठीक है। यानी कि अगर कोई जान पहचान का हुआ तो उसको आने देगा अंदर, और कोई जान पहचान का नहीं हुआ तो उसको गेट पे ही पूछताछ करेगा पहले तो। और जब उसको ठीक लगा तो अंदर भेज देगा, और ठीक नहीं लगा गांव के लिए तो उसको भगा देगा वो। ठीक है। तो गेट कीपिंग क्या है, ये फिल्टर है। यानी कि एक तरह से जो इंफॉर्मेशन है उसका फिल्टर करना, कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो माध्यम है उसके द्वारा ट्रेवल करेगी और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं करेगी। अब जैसे मान लिया जो भी न्यूज है, न्यूज रिपोर्टर हैं, वो बाहर जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब स्टूडियो में जाते हैं, अपने चैनल पे जाते हैं जहाँ पे उनका ऑफिस होता है, वहां पे जाके उसकी काट छांट करते हैं वो, कि ये पोर्शन हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, इससे लोग ज्यादा जुड़ेंगे न्यूज के साथ। तो वो काट छांट चलती है, मतलब फिल्टर करते हैं इंफॉर्मेशन को, कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ठीक है। पब्लिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इंटरनेट के लिए। अब ठीक है, अब जैसे मान लिया फोटो भी लेते हैं हम सोशल मीडिया के लिए, तो 5-10 फोटो लेते हैं, उसमें से कोई एक छाटेंगे अपलोड करने के लिए, तो वो क्या है, फिल्टरिंग है वो। ठीक है, इंफॉर्मेशन की फिल्टरिंग। तो ये आ जाएगा आपका गेट कीपिंग। अब इसमें लास्ट थ्योरी है इसकी, लास्ट टॉपिक है आपका मैकलुहान थ्योरी ऑफ मीडिया। छोटी सी थ्योरी है। इसने क्या बोला है, कि इसने हॉट और कूल मीडिया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है मास मीडिया में। ठीक है। हॉट एंड कूल मीडिया क्या है, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। और इसका एक फेमस फ्रेज है, फेमस इसका एक वाक्यांश है, कि मीडियम इज द मैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मीडियम इज द मैसेज, ये किसका फ्रेज है या फिर कौन सी थ्योरी का फ्रेज है। ठीक है। इसने क्या बोला है, कि जैसे मान लिया ये कोई भी सेंडर है, और मास मीडिया क्या है, कि यहाँ इंफॉर्मेशन लेने वाली ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ी है, मास ऑडियंस है। ठीक है। और ये क्या हो गया बीच में, मीडियम हो गया। ठीक है। इसने थ्योरी ने क्या बोला है, कि मतलब जैसे मान लिया ये है ए टाइप का मीडियम, और ये मान लिया है बी टाइप का मीडियम, तो ये मीडियम भी प्रभावित करता है मैसेज को। कि जैसे मान लिया सेम इंफॉर्मेशन अगर आप ए मीडियम से दो, और सेम इंफॉर्मेशन आप बी मीडियम से दो, तो इनका मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है। कि मतलब इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन लोगों तक कोई दूसरी जानकारी पहुंच सकती है, वो कुछ और समझ सकते हैं अगर मीडियम दूसरा है तो। यानी कि इंफॉर्मेशन के ऊपर मीडियम का भी अपना एक प्रभाव पड़ता है, कि किस माध्यम से वो जानकारी दी गई है। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है कि मीडियम भी अपने आप में क्या है, एक मैसेज का छोटा सा रूप है। मीडियम इज द मैसेज, इज ए कोर कंसेप्ट इन इज मीडिया थ्योरी। तो ये कोर कंसेप्ट है, यानी कि मुख्य धारणा है इनकी ये, मैक्लुहान्स की। ठीक है। तो ये क्या बोलता है, क्या सुझाव देता है ये, कि मीडियम थ्रू विच कंटेंट इज डिलीवर्ड, कि मीडियम जिस भी माध्यम से कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, टीवी होगा, रेडियो होगा, प्रिंट होगा, ठीक है, इज मोर सिग्निफिकेंट इन शेपिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने इंफॉर्मेशन किस माध्यम से दी है, टीवी से दी है, न्यूज़पेपर से दी है, वो जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको शेप देता है। ठीक है, कि उसने वो चीज वो किस तरह लेगा। ठीक है। और सोसाइटी देन द एक्चुअल कंटेंट और मैसेज दैट इट कन्वेज। कि मतलब अब जो हमने जो जुबान केसरी वाला एग्जांपल लिया है, कि मतलब उसको एक शेप दे दी, मीडियम क्या था उसका, मीडियम थोड़ा सा प्रभावी था उसका, प्रभावशाली था, मतलब बड़े एक्टर्स का यूज कर लिया उन्होंने। ठीक है। कि उसमें ऐड कर दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, वो खा के दिखा रहे हैं, चाहे वो डिजिटली एआई से कर रखा है लेकिन वो दिखाते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन एक्चुअल कंटेंट नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, सोसाइटी है, उसको शेप दे देगा एक, कि हाँ ये अच्छी चीज भी हो सकती है, ये इतनी बुरी भी चीज नहीं है। ठीक है। तो ये किस चीज का फर्क पड़ा ये,
माध्यम का। और वही चीज मान लिया कैंसर का पेशेंट, अगर मान लो जिसके मुंह में कैंसर है, वो उसकी ऐड करे तो तुरंत समझ जाओगे कि इसका नुकसान है ये। ठीक है, कोई जिम वाला बंदा, कोई फिट बॉडी फिट इंसान उसकी ऐड कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसी से फिटनेस आई होगी इसकी। ठीक है, तो वो जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, कि जिसके माध्यम से आपको संदेश मिला, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलती है मैकलुहान्स की थ्योरी। पहला है इसमें हॉट मीडिया। हॉट मीडिया का क्या मतलब है कि हाई डेफिनेशन, कि सब कुछ एकदम एचडी में चलेगा, क्लियर। कि जैसे मान लिया अभी आपको ये पीपीटी एकदम विजिबल है, मैं थोड़ी सी इसकी क्वालिटी घटा दूं, ठीक है, या फिर इसका जो साइज है, जो वर्ड्स हैं इनका साइज बिल्कुल ऐसे कर दूं कि आपको फोन के अंदर घुसने के बाद भी शब्द ना दिखे क्या है ये। ठीक है, तो वो हो जाएगा कूल मीडिया में चला जाएगा। बिल्कुल, लेकिन स्पष्ट है जो चीज, बिल्कुल सामने दिख रही है। ठीक है, आपने कुछ भी एफर्ट नहीं करना है, आपने आराम से चेयर पे बैठना है और सब कुछ आपके सामने है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आराम से दिख रही है। ठीक है, तो वो जो होती है, वो आता है हॉट मीडिया में। ठीक है, गर्म मीडिया भी जिसको बोल देते हैं, कि दो प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, अब लोगों को मेहनत करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, काट छाट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। हर एक आस्पेक्ट वो बता ही दिया उन्होंने। ठीक है, सब कुछ पूरा डिटेल में बता दिया। फिलिंग इन द ब्लैंक्स फॉर द ऑडियंस, कि जैसे होता है ना, पहले आते थे सवाल पेपर में कि रिक्त स्थान भरो, अब वो उसमें सोचना पड़ता था कि इसमें क्या आएगा, इस खाली जगह पे क्या आ सकता है। लेकिन हॉट मीडिया में क्या है, वो खाली स्थान छोड़ा ही नहीं। ठीक है, वो भी भर दिया। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल दे दी इन्फॉर्मेशन की, कि अब जो ऑडियंस है उनको कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, वो आराम से बैठे और एंजॉय कर रहे हैं, बस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं वो। तो ये होता है हॉट मीडिया। ठीक है, और मतलब इसमें ऑडियंस का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है, बस उनको बैठना है और सुनना है, कोई भी पार्टिसिपेशन उसका इन्फॉर्मेशन की क्रिएशन में नहीं होगा, या फिर ना उनका कोई एफर्ट लगेगा कि मुझे ये समझने के लिए अलग से बुद्धि लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर दूं मैं इसका, तो आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आंख थोड़ी सी कंजेस्टेड करोगे। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन के पास आओगे समझने के लिए क्या लिखा है ये। लेकिन जैसे ही आप पूरा क्लियर दिख रहा है आपको दूर से, तो आप आराम से बैठे हो, आपकी कोई भी पार्टिसिपेशन इसमें, मतलब मिनिमम है पार्टिसिपेशन, या बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जो होगा वो होगा हॉट मीडिया। ठीक है, एज द मीडिया इटसेल्फ डज मोस्ट ऑफ द वर्क, कि मीडिया क्या करती है, अपने आप में ही लगभग सारा काम कर देती है, कुछ भी ऑडियंस के लिए नहीं छोड़ती है वो। ठीक है, इट्स टेंड्स टू एंगेज वन सेंस इंटेंशनली, कि एक सेंस को वो प्रभावित करती है, तीव्रता से संलग्न संलग्न कर लेती है। कि जैसे मान लिया, ये एग्जाम्पल है, आपको सीधा याद कर लेने हैं इसमें, कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि रेडियो जो है वो हॉट मीडिया में क्यों है, मूवी सिनेमा हॉट मीडिया में क्यों है, फोटोग्राफ क्यों हॉट मीडिया में है। ये एज इट इज जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, कि जैसे मान लिया रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट मीडिया या कूल मीडिया, तो हॉट मीडिया, बस ये सीधा सीधा आपको याद कर लेना है ये। ठीक है, क्योंकि इनका कंसेप्ट समझना इतना आसान नहीं है कि ये हॉट मीडिया में क्यों है। ठीक है, हाई डेफिनेशन कैसे है ये, अब रेडियो में है, ये हाई डेफिनेशन डेफिनेशन में कैसे, तो आप इनका सीधा सीधा याद कर लेंगे। फोटोग्राफ, लेक्चर, प्रिंट बुक, ये सारे किस में आ जाएंगे, हॉट मीडिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कूल मीडिया। कूल मीडिया हॉट मीडिया के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, वो हाई डेफिनेशन था, ये लो डेफिनेशन, कि बिल्कुल लो क्वालिटी में जो चीजें चलेंगी। ठीक है, कि मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, और कम इंफॉर्मेशन दी तो अब मतलब कि जैसे बोल देते हैं ना कि चिट्ठी को तार समझो, कि चिट्ठी लिखी है, अब उसे तार अपने आप बनाओ। ठीक है, एक की एक शब्द दे दिया, इससे पूरी थीसिस लिखो। ठीक है, तो वो आता है कोल मीडिया में, कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, बाकी ऑडियंस अपने आप समझेंगे। ठीक है, तो वो जो आती है वो आती है कोल मीडिया में, कि अब जो गैप छोड़ दिया है इंफॉर्मेशन ने बीच में, रिक्त स्थान जो छोड़ दिया है, वो ऑडियंस को फिल करना पड़ेगा वो। ठीक है, कि अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखा के, अब जो उसमें जानकारी ठीक बैठती है, ठीक उसमें लगती है कि ये जानकारी इसमें हो सकती है, तो वह अब जानकारी उसमें भर देंगे रिक्त स्थान में। और एक्टिवली इंटरप्रेट दी कंटेंट, कि अब जो कंटेंट जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा अभी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, और ऑफन रिक्वायर सेंसरी मोर सेंसरी इनपुट, कि अब उसकी पूरी सेंसेस का यूज होगा ऑडियंस की, कि जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं सारी उसको लगानी पड़ेंगी उसमें समझने के लिए। ठीक है, और इंटरप्रेट करने में उसको। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा टीवी,
कार्टून, टेलीफोन कन्वर्सेशन, सेमिनार और डिस्कशन। तो ये आ जाएंगे आपके स्कूल मीडिया के एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो ये आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, यूनिट आपकी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं, तो एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे इसका। ठीक है, और कुछ इसके पीवाईक्यू जरूर लगा के देखेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे जैसे पीवाईक्यू लगाते जाएंगे कम्युनिकेशन टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो अपना लगा लेंगे पीवाईक्यू। ठीक है जी, कोई डाउट होगा तो फिर बाद में ही पूछ लेंगे। बाकी जो बाकी यूनिट्स की क्लासेस चलेंगी, तब तक अपना ध्यान लगा के इसको पढ़िए। ठीक है, सर पीवाईक्यूज इसी स्लाइड में दिखेंगे बाद में या वो अलग से डाले हुए हैं? एप्लीकेशन पे यूनिट वाइज पीवाईक्यू के सेक्शन में वहाँ अलग अलग टॉपिक के आपके सर वो पीवाईक्यू डाल देंगे। मैथ के 2 क्वेश्चन थे, आपने बोला था, याद दिलाना। हाँ हाँ हाँ, मैथ के क्वेश्चन थे आपके। क्या था क्वेश्चन, एक बार बताएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या थे जी, एक बार स्टेटमेंट बता दीजिए। मनोज। सर सर ये हाँ था, जी। इफ ₹8400 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी इन रेशो 1/5, 1/6, 1/10, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ए? अच्छा, ठीक है जी, ये था आपका। ठीक है, ये आप कई तरीके से कर सकते हो इस सवाल। पहला तो है आपका इसमें कि जैसे अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि यही रेशियो दे दिया आपको, 5:6:10, अगर ये रेशियो दे रखी है ए, बी और सी की, मैं पूछूं आपसे ए का हिस्सा कितना है, तो कितना बताओगे आप, कितना हिस्सा है ए का? सर 21। सर 8400/21 × 5। 8400/5। ठीक है, नहीं, ये ऐसे करोगे ना, कितना ए, 60 सर, 5 11 21, टोटल का। यानी कि 21 यूनिट किसके बराबर दिया है टोटल यूनिट? 8400 हो गया। 8400 निकालना किसका, ए का हिस्सा निकालना आपको, तो 5 यूनिट किसके बराबर होंगे? 8400 चौरासी डिवाइड सौ बाई, गुणा 21/5। ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लो। ये अब दिया है 1/5 रेशियो, 6 रेशियो और 10 रेशियो। इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा सर। 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6, 5 और 3, यही होगा ना। 30 छोड़ो इसको, 30 जी को। सर। तो अब रेशियो आपकी नई आ गई है 6:5:3। तो अब 6:5 जो 3 रेशियो आई है आपकी, 6, 5, 11 और 3, 14, 14 यूनिट आपकी आ गई है 8400 के बराबर। निकालना क्या है, ए की कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का 6। मान निकालना है आपको। तो 8400 डिवाइड में 14 मल्टीप्लाई बाई 6। तो अब डिवाइड कर दो इसको, जाता है ये 600। 15 6 84 सर, 600 होगा। हाँ, 3600 आ गया सर। 3600 इसका आंसर आ जाएगा। सर मैं तो ये डाउट में था कि ये 30 कैसे गायब हो गया। मैं, एक क्वेश्चन और भी था ऐसा उसी में भी, इस 30 अच्छा का क्या अच्छा, हुआ सर जो एलसीएम लिया था? रेशियो है ना, ये रेशियो में हटा दो इसको। सबके साथ कॉमन है, सबके साथ कॉमन है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक के साथ होता तो लगा लेते हैं हम। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। एक और था सर। हाँ जी, वो और बताओ क्या था, स्टेटमेंट पढ़ दो एक एक बार। ये था सर, कॉपर एंड जिंक आर इन द रेशो 2/3 इन 200 ग्राम ऑफ एन एलॉय। ठीक है। द क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ कॉपर टू बी एडिड एडिड टू इट मेक द रेशो 3/2। अच्छा, ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे आप, कॉपर और दूसरा क्या, जिंक। जिंक सर। हाँ, ये इनकी रेशियो दी है पहले 2:3, और टोटल हाँ इसका सर। जो बाहर दिया है वो दिया 200 ग्राम आपको। दो ठीक सौ है, ग्राम सर। अब रेशियो बनानी है आपको 3:2, और मिलाना क्या है, कॉपर। कि कॉपर कितना मिलाया जाए कि रेशियो 3:2 हो जाए, यही है ना क्वेश्चन। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो अब
दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। पहले तो इसमें देखो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। 5 है सर। 5 यूनिट का मान कितना दिया है, 200 ग्राम, 200। ठीक है। अब 2 यूनिट का मान निकाल लो, मतलब अलग अलग निकाल लो कि 200 ग्राम में कॉपर कितना दो और सौ जिंक बटे में कितना है। 5 गुणा में 2। दो कितना आ जाएगा ये, 80। 80 आ यानी गया कि सर। कॉपर आ जाएगा आपका 80 ग्राम, 80 ग्राम और कॉपर जिंक 80, 120 आ गया सर। जिंक आ जाएगा आपका 120 ग्राम, यानी कि इतना मैंने कर लिया सर। ठीक है, इतना कर लिया है तो अब आपको ये पता है कि ऐड क्या करना है, कॉपर ऐड करना है, ठीक है। ऑपरेट करना है सर। कॉपर ऐड करना है, जिंक उतना ही रहेगा आपका, जिंक उतना ही रहेगा ना। जी सर। हाँ, जो नया मिश्रण बनेगा आपका जिंक उतना ही रहेगा आपका। अब लेकिन जो 3 यूनिट का मान आया है आपका वो कितना आया है, 120 आया है। लेकिन ये तो उसका आया है ना सर, कॉपर का आया है ना। नहीं नहीं, जिंक का तीन, आया 120 तीन तो सर। तीन इनका यूनिट हाँ, जिंक का आया ना 120, 120 जिंक का आया है सर। जिंक का 3 यूनिट का मान 120 है, ठीक है। अब जी आपको सर। पता है कि जो नया मिश्रण बनेगा 3:2 में, जो 3:2 2 यूनिट लिखा है, यानी कि ये 2 यूनिट का मान भी कितना है, 120 ही होना चाहिए फिर सर। तो 120 ही है, ठीक है। यानी कि अब इसमें 2 यूनिट का मान या तो अलग से निकाल लो आप, कितना आएगा, 80 आ गया फिर तो सर। हाँ ये 80 आ गया। एक मिनट, हाँ ये तरीका बताते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है इसका, पहले पहले वो देखो, थोड़ा सा बेसिक है वो, कॉपर और जिंक, ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक थी। 2:3 में दिए हैं, बनानी है आपको 3:2, ठीक है, ये बनाना है आपको। अब सेम क्या रहेगा इसमें, ऐड करना है आपको कॉपर, जिंक सेम रहेगा, तो जिंक के जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लो। तो यहाँ हाँ। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो नई रेशो क्या हो जाएगी, ये आपकी मान लिया पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो पहला आ जाएगा आपका 4:6, 6। 3। और दूसरा समीकरण आ जाएगा अच्छा। आपका 9:6, 9/6। ठीक है। यानी कि जो नया रेशियो आया है आपका, उसमें कॉपर कितना ऐड हुआ है, 5 हुआ है सर। 5, यानी कि 5 यूनिट ऐड हुआ है आप, 5 यूनिट कॉपर ऐड हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो नई रेशियो आई थी आपकी 4:6, यानी कि 10 यूनिट टोटल हो गई है। 10 यूनिट का मान किसके बराबर है, 200। 200। 10 यूनिट का अगर 200 ग्राम के इक्वल है, तो 5 यूनिट यानी कि आधा, तो इसका भी आधा कर 100। दो, 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम आपको कॉपर और मिलाना पड़ेगा, जिससे रेशियो 3:2 हो जाए, ठीक है। पहला तरीका तो इसका ये है, क्योंकि जिंक जो सेम है, अगर मान लो ये बोलता कितना जिंक ऐड करें, तो हम फिर कॉपर के कोफिशिएंट इक्वल करते, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये आपका। फिर दूसरा जो ये तरीका था शॉर्ट वाला, ये क्या था इसमें कि आपने इनका भार निकाल लिया है। हाँ, नए अमाउंट में अब आपको ये जिंक का नहीं, ये कॉपर का निकालना है, हम ना कॉपर ऐड किया है हमने। तो कॉपर का पहले मान कितना है, कि 2 यूनिट का मान कितना है, 2 यूनिट का है सर 80 ग्राम। 80। 2 यूनिट का मान है 80 ग्राम आपका। 2 यूनिट का मान अगर 80 ग्राम है, तो 3 यूनिट का कितना होगा, 120। 80 बटे में 2 गुणा 3, 40। 120 हो जाएगा सर 3 यूनिट का। इसमें थोड़ा सा, इसमें भी सर रेशियो ही सेम करना पड़ेगा, जब तक रेशियो सेम नहीं होगा ना तो तब तक होगा नहीं है। इसीलिए जो आपने दूसरा सॉल्यूशन बताया ना तरीका, वही चलेगा इसमें। ये तरीका भी होता है, एक मिनट थोड़ा सा समझने दीजिए। मेरे को दूसरा तो समझ में आ गया था सर, ये पहला ही नहीं आया, इसी में अटका हुआ था।
अच्छा, ये वाला तरीका ही समझ नहीं आया आपको। और उस एक पिछली स्लाइड में आपने ये कर दिया था, लेकिन मेरे को वो ठीक नहीं लगा सर, इसलिए मैंने पूछा। सर इसमें वैसे नहीं कर सकते, जैसे ये 2:3 है, बाद में 3:2 अच्छा हो रहा अच्छा, है, तो ठीक है दोनों ठीक है, हाँ। रेशो का डिफरेंस हाँ 1 आ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, नहीं नहीं, ऐसे होगा ये। ठीक है। रेशियो क्या बनानी है? 3:2। ठीक है। यहाँ जो जिंक का मान है वो है 3 यूनिट का मान 120। और यहाँ 2 यूनिट का मान कितना है? 120 ही होगा, क्योंकि जिंक सेम है। ठीक है। 2 यूनिट का मान 120 होगा ना यहाँ पे। जो नई रेशियो आपकी हाँ 3:2 बननी है आपकी। ठीक है। जो 3:2 बनेगी, यानी कि 3 यूनिट 120 के बराबर पहली कंडीशन में है, और 2 यूनिट 120 के बराबर दूसरी कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि जिंक का भार क्या है? सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना आया है आपका? 120 ग्राम। अब 2 यूनिट का मान 120 ग्राम आया है, तो पूछा आपसे कॉपर का है, तो कॉपर की है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 120/2 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि नए मिश्रण में आपका कॉपर तो सेम ही रहा, यानी कि 120 ग्राम ही रहा 2 यूनिट। कॉपर कितना हो गया नए मिश्रण में? कितना हो गया? 180 ग्राम। यानी कि पहले आपका कॉपर था पहले मिश्रण में 80 ग्राम, अब दूसरे मिश्रण में होगा है 180 ग्राम। तो कितना आपने कॉपर ऐड किया? तो कितना ऐड किया? 100 ग्राम। तो ये है आपका दूसरा तरीका। सर, दो 2 यूनिट का मान आया 120 ग्राम, वो तो हाँ जी। ठीक है सर। हाँ। लेकिन 3 यूनिट का तो फिर उसका निकाल रहे हो ना सर, कॉपर का। हाँ, कॉपर का। ये तो 2 यूनिट तो जिंक का निकला ना सर, 2 यूनिट का मान 120 ग्राम। हाँ, तो 120 बटे में दो इसके कॉपर के लिए कैसे होगा सर? ये तो जिंक का निकाला, तो जिंक के लिए ही होगा। देखिए नया मिश्रण है आपका। यहाँ एक बार और बताता हूँ, कॉपर जिंक नया मिश्रण आपको बनाना है ये। ठीक है। लेकिन आपको पहले मिश्रण जो था कोई उस धातु का, उसमें आपको पता है कि जिंक 120 ग्राम उसमें, और जिंक हमने अलग से ऐड किया नहीं है। यानी कि जिंक अब भी कितना है नए मिश्रण में भी? 120 ग्राम ही है। 120 ही ग्राम है सर। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर है? 120 के। अब नए मिश्रण में आप कॉपर जिंक का की देखो, सर। कि नए मिश्रण में आपको, पुराने मिश्रण में तो पता है आपको कॉपर 80 ग्राम है, जिंक 120 ग्राम है। पुराने मिश्रण में पता है आपको। लेकिन नए मिश्रण में आपको बस जिंक का पता है कि जिंक 120 ग्राम है। तो कॉपर कितना होगा? 3 यूनिट होगा ना। कि 2 यूनिट अगर 120 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? 180 के। हम्म समझे अब? अगर किसी इसमें 2 यूनिट 120 ग्राम के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होंगी? 120 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 180 ग्राम, यानी कि टोटल जो वेट है, ये 180 ग्राम ऐड किया हुआ वेट नहीं है, ये नए मिश्रण में कॉपर का कुल भार है। कि कुल जो कॉपर है वो पूरे मिश्रण में 180 ग्राम। ठीक है, और पहले जो था हाँ सर। 80 ग्राम था। अब जो नया मिश्रण बना है, तो आपने कितना कॉपर ऐड किया इसमें? तो 100 ग्राम कॉपर और ऐड कर दिया आपने। तब इनकी रेशो क्या हो गई? 3:2। ठीक है। क्लियर है अब? ओके सर, ओके गुड। बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो इतना ही रखते हैं आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। ओम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी।